वर्ल्ड बैंक ने हाल ही में अपनी इंडिया डेवलपमेंट अपडेट रिपोर्ट जारी की है, जिस रिपोर्ट में बताया गया है कि तमाम व्यवधानों के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था 2026-27 में दुनिया की सबसे बेहतरीन और उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो सकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी तमाम बिंदुओं पर डिस्कशन करने वाले हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या बताया है, क्या आंकड़े हमारे सामने आए हैं और क्या-क्या कारक जो हैं वो भारत के डेवलपमेंट में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। इन तमाम बिंदुओं को हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है अक्षय और आपका स्वागत है दृष्टि आईएएस चैनल की इस नई वीडियो में। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने क्या कहा है, वर्ल्ड बैंक ने क्या अनुमान जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक के अनुमान की अगर आप बात करें तो वर्ल्ड बैंक का अनुमान ये है कि भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो इस बार 6.6% के आसपास रह सकती है। भारत की आर्थिक वृद्धि दर जो है वो 6.6% के आसपास रह सकती है। इसका पहले अनुमान ये था कि 7.2% के आसपास रहेगी, लेकिन इसके बावजूद अब अनुमान में थोड़ी सी कमी हो गई है, जिसके पीछे का रीजन ये है कि पश्चिम एशिया में जो आपकी क्राइसिस चल रही है, पश्चिम एशिया में जो संघर्ष चल रहा है, वो भारत की इकोनॉमी में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन यहां पर कर सकता है। भारत की जो पोटेंशियल है उसको थोड़ा सा कम कर सकता है। सप्लाई चेन में व्यवधान पैदा हुआ है, जिसकी वजह से भारत में जो आर्थिक विकास, आर्थिक गतिविधियां जो हैं उन पर नेगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिला है। तो अनुमान क्या है, 7.2% से घटा करके 6.6% किया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें, इसके बावजूद भी वर्ल्ड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। यानी कि भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। तो ये भारत के लिए एक बड़ी बात आप यहां पर मान सकते हैं। अब इसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको समझना पड़ेगा कि भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए कौन-कौन से फैक्टर अपना रोल प्ले कर रहे हैं, ये यहां पर हमको पता होना चाहिए। तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है। एक सूचना ये है कि हम आपके लिए एक बहुत ही शानदार कोर्स लेकर के आए हैं, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। ये जो कोर्स है आपका स्टूडियो कोर्स है, यानी कि आप अपनी सहूलियत के मुताबिक कभी भी कहीं से भी रह करके ऑनलाइन क्लासेस को देख सकते हैं। और ये फाउंडेशन कोर्स है, जहां पर आपकी नींव को मजबूत किया जाएगा, आपके बेस को मजबूत किया जाएगा। इसमें प्रीलिम्स और मेंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सारे सब्जेक्ट हम यहाँ पर डिटेल तरीके से, एडवांस तरीके से, बेसिक से लेकर के एडवांस तक जितना भी सिलेबस है, सारा सब कुछ यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं। वो भी मात्र 14 महीनों के भीतर। मात्र 14 महीने में सारा सिलेबस आपका खत्म हो जाएगा। 18 महीने तक आप रिवाइज कर पाएंगे और 24 महीनों तक यानी कि 2 साल तक आपको करंट अफेयर का फ्री एक्सेस इस पूरे कोर्स में मिलने वाला है। तो जाहिर तौर पर एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है और मात्र 34,999 रुपए में, बहुत कम प्राइस में पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। मात्र 34,999 रुपए में पूरा कोर्स मौजूद है। अगर आपको लगता है कि आपको डिस्काउंट चाहिए तो ये कोड आपके सामने मौजूद है, इस कोड का इस्तेमाल करिए। AKSHAY कैपिटल लेटर्स में कोड का इस्तेमाल करिएगा, आपको इस प्राइस पर भी और ज्यादा डिस्काउंट इस पूरे कोर्स में मिल जाएगा। इसमें आपको EMI की सुविधा भी मिलेगी, आप इसमें EMI का बेनिफिट भी उठा सकते हैं, यानी कि हर महीने कुछ पेमेंट करके आप इस पूरे कोर्स को प्राप्त कर सकते हैं। और कोर्स अलग अलग माध्यमों में मौजूद है, हिंदी माध्यम में है, अंग्रेजी माध्यम में है और भी आपका इंग्लिश मीडियम में भी कोर्स आपको मिलेगा। तो अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है, एक बहुत अच्छा मौका है। अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो या आप हमारे नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। नंबर को आप नोट कर लीजिए, 8750187501। तो ये हमारा नंबर हुआ। अब हम बढ़ते हैं आगे। और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में भारत की इकोनॉमी की मजबूती को लेकर के जो बातें की गई हैं कि भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, उनको थोड़ा सा हम एक बार डिस्कस करते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि भारत की इकोनॉमी को मजबूत बनाने वाले बहुत सारे फैक्टर्स हैं। इसमें अगर आप देखें, जैसे सबसे पहला एक आपका फैक्टर है कि भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वो पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। भारत के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्रा भंडार आपको देखने को मिलेगा, जो कि भारत को एक बफर प्रदान करता है, एक कुशन प्रदान करता है, जहां पर भारत तमाम अंतर्राष्ट्रीय व्यवधानों के बावजूद भी सुरक्षित रह करके ग्रोथ कर सकता है। तो भारत के पास एक बफर मौजूद है। तो ये भारत के लिए बहुत अच्छा है कि हमारे पास फॉरेन रिजर्व बहुत अच्छा है। हमारा इन्फ्लेशन अगर आप देखें, इन्फ्लेशन के आंकड़ों को अगर आप उठा करके देखेंगे, पिछले कुछ समय में बहुत ही अच्छे इन्फ्लेशन के आंकड़े रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन भारत की इन्फ्लेशन का जो रेट है वो इस साल का आरबीआई का जो अनुमान है वो 4% के आसपास है, जो कि बहुत ही कंफर्टेबल सिचुएशन में आप मान सकते हैं कि आरबीआई वर्तमान समय में मौजूद है। इसको आप कह सकते हैं कि ये क्या है, ये बेसिकली आपका गोल्डी लॉक जोन कहा गया था आरबीआई के गवर्नर की तरफ से। तो आप कह सकते हैं बहुत अच्छी चीज यहाँ पर मौजूद है कि हमारा इन्फ्लेशन बहुत कम है। फिर रुपी डिनोमिनेटेड पब्लिक डेट जो है ये भारत में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, यानी कि सरकार की तरफ से जो भी उधार लिया गया है उसमें अधिकांश जो उधार लिया गया है वो रुपी डिनोमिनेटेड है। रुपी डिनोमिनेटेड होने का मतलब यह है कि जो आपके एक्सटर्नल खतरे हैं, जो एक्सटर्नल शॉक्स हैं,
जो अंतर्राष्ट्रीय वोलेटिलिटी है उसके प्रति भारत बहुत ज्यादा सुरक्षित है। तो एक ये बेनिफिट भारत को प्राप्त होता है। दूसरा, आपका भारत का जो फाइनेंशियल सेक्टर है वो बहुत तेजी से डेवलप कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत हेल्दी तरीके से डेवलप कर रहा है। भारत में बैंकों का जो नेट एनपीए है, जो ग्रोस एनपीए है, वो बहुत ज्यादा कम हो चुका है। बैंकों को जो नुकसान होता था वो बहुत कम हो चुका है। फिर इसके अलावा अगर आप देखेंगे भारत सरकार की तरफ से ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन को लेकर के बहुत सारे प्रयास किए गए हैं, जिसकी वजह से भारत अब केवल एक क्षेत्र पर डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि अब भारत बहुत सारे क्षेत्रों के साथ व्यापार करता है। तो ये भी भारत को एक बेनिफिट प्रदान करता है। ये पॉइंट हमने देखा। और ये सारे जो फैक्टर हैं, ये सारे फैक्टर मिलकर के जो बाहरी झटके हैं, जो एक्सटर्नल हेडविंड्स हैं, उनसे भारत को बचाव प्रदान करता है, उनसे भारत को रेजिलिएंट प्रदान करता है। और इसीलिए वेस्ट एशिया में जो भी क्राइसिस हो रही है, भारत कुछ हद तक इकोनॉमिक लेवल पर उससे बचा हुआ है। हालांकि अगर आप देखें शॉर्ट टर्म में आपको गैस और ऑयल की जो सप्लाई है उसमें व्यवधान देखने को मिला है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप देखें तो भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इससे बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं हुई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने देखा। अब यहाँ पर दक्षिण एशिया की क्या सिचुएशन है, थोड़ा सा उसको अगर आप डिस्कस करें तो जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ने साउथ एशिया इकोनॉमिक अपडेट रिपोर्ट भी जारी की है, जिस रिपोर्ट में कहा गया है कि आपका जो दक्षिण एशिया है उसकी वृद्धि दर में थोड़ी सी गिरावट आपको नजर आएगी। दक्षिण एशिया की वृद्धि दर 2025 में 7% के आसपास थी और अब ये घट करके 6.3% के आसपास रह गई है। अब ये घट करके 6.3% के आसपास होने वाली है 2026 में। इसके पीछे का जो रीजन है, सेम रीजन है, जो वैश्विक बाजार है उसमें आपको बहुत ज्यादा व्यवधान देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी देखने को मिलेगी और वही इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हालांकि अभी भी आपका साउथ एशिया में कुछ सकारात्मक पक्ष मौजूद हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जो वर्ल्ड बैंक अपनी रिपोर्ट में बताता है वो ये है कि दक्षिण एशिया अभी भी अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं और विकसित अर्थव्यवस्थाओं से तेजी से बढ़ रहा है। यानी कि दक्षिण एशिया का जो विकास है वो आपका दुनिया के दूसरे रीजन्स की तुलना में ज्यादा तेजी से हो रहा है, जो कि और इसको ड्राइव कौन कर रहा है, इसको लीड कर रहा है भारत। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आप याद रख सकते हैं। इसके अलावा एक अनुमान ये है, वर्ल्ड बैंक का ही अनुमान है कि 2027 तक जो दक्षिण एशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ है ये 6.9% के आसपास पहुंच सकती है। तो ये हमने देखा कि दक्षिण एशिया की क्या सिचुएशन है। अब युद्ध का भारत पर क्या असर होगा उसको भी थोड़ा अगर आप देखें, भारत पर किस तरीके से असर होगा, तो भारत पर आपका 3 तरीके से असर होगा। इस पूरे युद्ध की वजह से भारत में एक तो कंजम्पशन में गिरावट हो सकती है, भारत में एक कंजम्पशन में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। दूसरा, भारत में जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, क्योंकि सरकार पहले ही आपका सब्सिडी पे बहुत खर्चा कर रही है, इंपोर्ट बिल यहाँ पर बढ़ रहा है सरकार का, तो सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर पर अपने खर्चे को कम कर सकती है। तो सरकार का जो कैपेक्स है उसमें आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज यहाँ पर कम हो सकती है, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के लिए आपको पेट्रोल, गैस और जो ऑयल है उसकी जरूरत पड़ती है, तो वो यहाँ पर उसकी सप्लाई बाधित हुई है। तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने यहाँ पर देखे। अब अंत में आपके लिए एक सवाल है, बिल्कुल यूपीएससी के लेवल का सवाल है, बहुत ढंग से इसको पढ़िएगा और सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। सवाल में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कितने कारक भारत को बाहरी झटकों यानी कि एक्सटर्नल शॉक्स के प्रति सुरक्षित बनाते हैं। हमारे सामने 4 चीजें दी हुई हैं। पहला है रुपए में नामित सार्वजनिक ऋण, दूसरा है मजबूत वित्तीय क्षेत्र, तीसरा व्यापार विविधीकरण और चौथा है भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता यानी कि कंप्लीट कन्वर्टेबिलिटी। तो अब हमें बताना है, विकल्प है हमारे, ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी केवल 1, 2 और 3, ऑप्शन सी केवल 2, 3 और 4 और ऑप्शन डी केवल 4। तो इसका सही जवाब क्या होगा वो आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताना है कि यहाँ पर इनमें से कौन सा फैक्टर है, कौन से या कौन सा फैक्टर है जो कि भारत को बाहरी खतरों के प्रति सुरक्षित रखता है। तो इसका सही जवाब आपको जल्दी से कमेंट बॉक्स में देना है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।